हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है क्रैमर्स रूल। तो 10th स्टैंडर्ड में हमने क्रैमर्स रूल पढ़ा हुआ था कि क्रैमर्स रूल जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल जो भी है। तो 10th स्टैंडर्ड में हमने सीखा था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि 2 वेरिएबल जिसमें होता था। ठीक है, तो अभी आज हम लोग सीखेंगे कि अगर अपने पास में इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं तो वहां पे क्रैमर्स रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो क्रैमर्स रूल जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर आता है। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट में दो टॉपिक अपने पास है, एक है क्रैमर्स रूल और दूसरा है कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ पे अपन ने तीन इक्वेशन लिया हुआ है। पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। बराबर है। तो क्रैमर्स रूल से जो इनका सोल्यूशन है वो अपन देते हैं x इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एंड z इज इक्वल टू डी जेड अपॉन डी। यहाँ पे जो d का मतलब है वो है डिटर्मिनेंट। तो अपना जो मेन डिटर्मिनेंट है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे d कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ पे a1 b1 c1 ये x y z वेरिएबल के कोएफिशिएंट है। ठीक है, ये पहले इक्वेशन में इनको हमने पहले रो में लिखा। जो दूसरे इक्वेशन में a2 b2 c2 इनको हमने दूसरे इक्वेशन दूसरे रो में लिखा। और जो तीसरे इक्वेशन में a3 b3 c3, ठीक है, ये कोएफिशिएंट को हमने थर्ड रो में लिख दिया। ये अपना d हो गया। फिर उसके बाद में dx अपने पास में, ठीक है, dx कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए जो राइट साइड में आपके पास में d1 d2 d3 है ना, इस d1 d2 d3 को अपन जब dx फाइंड आउट करेंगे तो ये जो d वाला a1 a2 a3 इसको हटा करके यहाँ पे लिख देंगे d1 d2 d3। इसी तरह से अपने पास में dy। अब dy में क्या करेंगे अपन, ये जो d में b1 b2 b3 था ना, ठीक है, मतलब y वाले जो कोएफिशिएंट्स आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ट्रिक समझिए, b1 b2 b3 इनको हटा देंगे और इसके जगह पे अपन लिखेंगे d1 d2 d3, सिंपल। इसी तरह से अपने पास में dz, dz में क्या करेंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 x y दोनों रहेगा, बट जो z के कोएफिशिएंट है दैट इज c1 c2 c3, ठीक है, उनको d में से रिप्लेस करके, ठीक है, किससे रिप्लेस कर देंगे, d1 d2 d3 से। तो इस तरह से अपने पास में हो जाएगा d dx dy और dz, इनको कैलकुलेट करेंगे, मतलब डिटर्मिनेंट ही कैलकुलेट करना है। फिर ये फॉर्मूला आपके पास में जो इसको अप्लाई कर देना है, x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एंड z इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी। और यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए कि d जो अपना है वो जीरो के इक्वल में नहीं होना चाहिए। अगर d जो हमारा वो जीरो के इक्वल में हो गया तो यहाँ पे अपने पास में यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे इक्वेशंस के। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर और अपना कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो एग्जांपल है अपने पास में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2 एंड एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 2। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है d। और d हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे ना, पीछे देखेंगे ना एक बार भी, यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट। फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या है अपने पास में, 1 1 1। फिर सेकंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या है, 1 -1 एंड 1। और थर्ड इक्वेशन में क्या अपने पास में, 1 2 -1। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को अपन कैलकुलेट कर लेंगे। सो 1 एज इट इज रहेगा अपने पास में, इसका जो 1 जिस रो जिस कॉलम में कवर करेंगे, बाकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। डिटर्मिनेंट ऑलरेडी आपको सॉल्व करना आता है। सो -1 इंटू 1 अपने पास में +1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपने पास में 2 हो जाएगा, दोनों के बीच माइनस साइन। फिर सेकंड एलिमेंट को अपन माइनस में लेंगे, फिर वो जिस रो जिस कॉलम में कवर करेंगे बचे हुए का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 1 इंटू -1 हो जाएगा -1, 1 इंटू 1 अपने पास में हो जाएगा 1, दोनों के बीच में माइनस की साइन। फिर लास्ट एलिमेंट अपने पास में +1 में आता है, ठीक है, वो जिस रो जिस कॉलम में कवर कर दिया बाकी का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 2 इंटू 1 हो जाएगा अपने पास में 2, 1 इंटू -1 हो जाएगा -1, बट बीच में ऑलरेडी एक माइनस आता है तो +1 हो जाएगा। तो ये अपने पास में 1 टाइम्स ऑफ 1 - 2 कितना हो गया, -1। ये -1 मिलकर के हो गया -2 +1, यहाँ पे 2 + 1 हो गया अपने पास में 3। सो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू -1 इज -1, माइनस माइनस गेटिंग प्लस, 1 इंटू 2 इज 2, 3 इंटू 1 हो जाएगा अपने पास में 3।
सो -1 + 2 अपने पास में 1 + 3, सो 1 + 3 अपने पास में हो गया 4। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू डी की वैल्यू हमारे पास में आ गई 4। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे dx, ठीक है। तो अभी मैं आपको खाली लिखना सिखा दे रहा हूँ कि dx कैसे लिखेंगे। dx जब हम लोग लिखेंगे ना, तो इस डिटर्मिनेंट देखिए ये 1 1 1 पहला जो कॉलम है ना, उसमें जो 1 1 वो x के कोएफिशिएंट है 1 1 1, ठीक है। जब ये पे हम dx लिखेंगे ना, तो इस x के कोएफिशिएंट को हटा देंगे, उसके जगह पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट नंबर राइट साइड वाला, क्या 6 2 2, ठीक है। फिर उसके बाद में y के जो y है और z है वो एज इट इज पड़ा रहेगा, मतलब 1 -1, और इधर हो गया 2 1 1 -1, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो आप इसको एक्सपांड करिए और सॉल्व करिए। एक्सपांड करने के बाद इसका आंसर अपने को मिलेगा कुछ +4, ठीक है। तो ये अपने पास में हो जाएगा dx। इसी तरह से मैं आपको dy लिखना सिखा दे रहा हूँ। सो dy इज इक्वल टू अपने पास में हो जाएगा, अब यही डिटर्मिनेंट में जो सेकंड रो सेकंड कॉलम है ना, 1 -1 2, ये देखिए y के कोएफिशिएंट 1 -1 और 2, ठीक है। तो इस सेकंड कॉलम को हम हटा देंगे, 1 1 1 को एज इट इज रखेंगे, सेकंड कॉलम हटाएंगे और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 6 2 2, सिंपल, ठीक है। और लास्ट वाला जो है जेड वाला वो एज इट इज पड़ा रहेगा 1 1 -1, ठीक। फिर उसको भी अपन सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास में आंसर कुछ आएगा +8, ठीक। और z इसी तरह से लिखेंगे, तो z अपने पास में है, पहले दो कॉलम यानी x और y वाले एज इट इज रहेंगे 1 1 1, और सेकंड वाला 1 -1 एंड 2 एज इट इज, और थर्ड वाला जो अपने पास में है z को हटा देंगे और उसके जगह पे लिखेंगे 6 2 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसका भी आंसर अपने पास में आएगा कुछ 12, सॉल्व करके देखते हैं। सो 1 1 -1 × 2 हो जाएगा -2, फिर 2 × 2 हो जाएगा अपने पास 4, दोनों के बीच में माइनस, सेकंड एलिमेंट आता है माइनस में, माइनस ले लिया। 1 जिस रो जिस कॉलम में कवर कर दिया, 2 × 1 हो गया 2, 1 × 2 हो गया अपने पास में 2, फिर लास्ट का एलिमेंट आता है +6, प्लस में आएगा, वो जिस रो जिस कॉलम में कवर कर दिया, तो ये और ये कॉलम गया, बचा 1 × 2 2 हो गया, और 1 × -1 हो गया -1, बट ऑलरेडी माइनस होता है +1। सो दिस इज इक्वल टू 1 × -2 -4 -6 हो जाएगा, सिंपल। और इधर -1 2 -2 हो गया 0, +6, और ये 2 + 1 हो गया अपने पास में 3। सो दिस इज इक्वल टू 1 × -6 इज -6, और ये हो गया 0, खत्म कर देते हैं इसको। 6 × 3 हो गया अपने पास में 18, 18 - 6 अपना आंसर कितना हो गया 12। तो अपने को dx मिल गया, dy मिल गया, dz मिल गया। सो बाय क्रैमर्स रूल x की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, dx/d, मतलब dx कितना मिला 4/d, कितना हमारे पास में 4, तो इसका आंसर कितना हो गया 1। सो x की वैल्यू हमारे पास में 1 हो गई। y इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में dy/d। सो dy का वैल्यू अपने पास कितना है 8/d, का वैल्यू कितना है 4, इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा अपने पास में 2, ठीक है। तो y की वैल्यू 2 मिल गई। और z अपने पास में है dz/d, तो dz अपने पास में आया 12, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा ये अपने पास में 3, 4 3 12, ठीक है। तो z का वैल्यू अपने पास में हो गया 3, ठीक है। तो बहुत ही हमने सिंपल तरीके से क्रैमर्स रूल को समझ लिया 3/3 का। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।